नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मेरा नाम नीरज है और आज एक नए फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात होगी। एक नए फंड के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। बाजार जिस मोड़ पर खड़ा है, काफ़ी एक बेहतरीन उसने तेज़ी दिखाई है। एफआईआईज भी काफ़ी वापस आ गए हैं, पैसे लगा रहे हैं भारत के बाज़ारों में। तो इस मौके पर कैसे बाज़ार को समझा जाए और किस तरीके के फंड्स आपके लिए बेहतर रिटर्न आगे आने वाले समय में पेश कर सकते हैं, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। तो मेरे साथ एक बहुत ही विद्वान फंड मैनेजर हैं जिनका नाम है त्रिदीप भट्टाचार्य और ये इडलवाइस एएमसी में काम करते हैं। 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। तो हमने सोचा त्रिदीप सर की मदद ली जाए और एक बेहतरीन फ़ंड पे चर्चा की जाए, इडलवाइस मिड कैप फंड में। मिड कैप इसलिए क्योंकि इस वक्त का जो मार्केट का बाउंस है, जो इस तरीके की परिस्थितियाँ या मौके मिल रहे हैं, उसमें आपको बेहतर रिटर्न कमाने के लिए एक तरीका ये भी हो सकता है। तो त्रिदीप सर से हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ा मार्केट समझेंगे पहले कि मार्केट की ट्रैजेक्टरी क्या है, नतीजे क्या शो कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग फंड पे बातचीत करेंगे। त्रिदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। नमस्कार, आपके शो में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आप हमारे दर्शकों को अपने ज्ञान से लवरेज करते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था त्रिदीप सर कि थोड़ा मार्केट पहले समझते हैं। भारतीय बाज़ारों ने आउट परफॉर्म किया दुनिया के दूसरे बाज़ारों को और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करके हैं अभी भी। और अब एक ही चर्चा चलने लगी कि भारत नहीं तो और कौन, यहाँ से बेहतर रिटर्न कहाँ मिलेगा आपको। तो इसलिए मैं समझना चाहता हूँ कि आप लोग का अप्रोच क्या है इस वक्त मार्केट पे। हम ये पिछली बार भी डिस्कस किए हैं और आगे भी यही कहना चाहूंगा कि यहाँ से भी अगर इंडिया का 2 तरीके से अगर देखें, एक जो है बॉटम अप पिक्चर जो कि इंडिया के डिमांड स्टोरी के बारे में दर्शाता है, और दूसरा रिलेटिव टू ग्लोबल जो ग्रोथ है, वो इन दोनों को साथ मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें तो हमारी बॉटम अप स्टोरी अगले 3 से 5 साल में बहुत बेहतर है। और वो बेहतर 3 कारणों से है। पहली बात तो ये कि इंडिया में एक बार काफी सालों बाद, कुल मिला के 1 दशक बाद, एक निजी सेक्टर ड्रिवन कैपेक्स साइकिल आने की बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना है, जो कि पिछली बार ऐसा दिखा था 2003 से 2007 के बीच में। तो काफी समय के अंतराल के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है। पर अभी इंडिया की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जहां पे है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो अगले 3 से 5 साल में उसके हम लोगों को बेहतर डायरेक्शन देखने को मिलेगा। ये पहली बात है। और दुनिया के कंपैरिजन में ये हमारे यहाँ देश में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हो रहा है। दूसरी बात अगर हम देखें तो इंडिया या कोई भी सेक्टर, कोई भी इकोनॉमी के एक इंपॉर्टेंट सेक्टर होती है रियल एस्टेट। ये रियल एस्टेट सेक्टर इंडिया में बॉटम आउट हो रही है। जनरली रियल एस्टेट सेक्टर 5 से 7 साल की साइकिल होती है इसमें। उसमें हम पहले कहीं 2-3 साल में हैं जहां की अभी इन्वेंट्री बॉटम आउट हो रहा है। इसके बाद शायद प्राइसेस बढ़े और हमको बेहतर दिन देखने को मिले फ्रॉम अ सेक्टरल स्टैंड पॉइंट। सो ये भी 2010 के बाद में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। और इसमें क्या है, अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट, सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट भी काफी होता है। तो अपार्ट फ्रॉम नैरो स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, ब्रॉडर इकोनॉमी के लिए भी बेहतर होता है। सो रियल एस्टेट सेक्टर का जो चलन है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। और तीसरी बात जो देखने को मिल रहा है वो ये कि पर्टिकुलरली सर्विसेज में, अर्बन ओरिएंटेड एरियाज में सैलरी इंक्रीज इस बार पिछले 1 साल में अच्छी खासी हुई है, डबल डिजिट में हुई है, जो कि पिछले 5 से 10 साल में सिंगल डिजिट में होती रही है। तो कंज्यूमर्स के अर्निंग्स पावर भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ये 3 को मद्देनजर रखते हुए जो इंडिया की बॉटम अप डिमांड स्टोरी है फ्रॉम 3 to 5 ईयर पर्सपेक्टिव, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारे जो हेडविंड्स है वो मोस्टली ग्लोबल है। अगर यूएस का इन्फ्लेशन देखें, यूरोप में अगर रशिया यूक्रेन वॉर देखें, या चाइना की जो हाल देखें, तो ये 3 को देखते हुए हमारी बॉटम अप स्टोरी रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस तो अच्छी खासी जनरेट कर भी रही है और करती रहेगी। एब्सोल्यूट रिटर्न के लिए थोड़ा ग्लोबल माहौल बेहतर होना पड़ेगा। तो ये मेरे कुछ शुरुआती कमेंट होंगे मार्केट के बारे में। इसके बाद आप जहां ले जाना चाहिए। सर, आपने जो तीसरी बात कही ना सैलरी वाली, वो मुझे सबसे अच्छी लगी और वो सभी को सुनना चाहिए, सभी एम्प्लॉयर्स को ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, तभी कंजम्पशन हम लोग ड्राइव कर पाएंगे। थोड़ा सा यही पे चर्चा कर लेते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं, जो आप कह रहे हैं कि हेडविंड्स हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं? क्रूड हो सकता है, यूएस का इंटरेस्ट रेट हो सकता है, या चाइना में जो ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि वहाँ पे बहुत दिक्कतें हो रही हैं। क्या आपके हिसाब से क्या हेडविंड है?
सो ये पहली बात तो ये कि ये तीनों हैं, बट पहली बात ये समझने की दरकार है कि ये काफी दिनों से चल रहा है, तो ऐसा नहीं है ये कोई नई या पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। सो अगर आप यूएस इंटरेस्ट रेट की बात कर लें तो ऑलरेडी हम काफी इंटरेस्ट रेट हाइक देख चुके हैं। सो हो सकता है अगला एक दो हाइक अपने को और देखने को मिले, लेकिन जो हम 75 बेसिस पॉइंट का रेट से चल रहे हैं वो शायद अब 50 हो जाए। कोई इसमें एकदम 100% तौर पे नहीं कह सकता, बट डायरेक्शन शायद, कहने का मतलब ये कि मेजोरिटी ऑफ द पेन शायद हम ले चुके हैं, थोड़ा पेन अभी और अगले 2-3 महीने की रहती है। लाइकवाइज जो मेजर हेडविंड मेरे को अभी सामने दिखता है वो ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर का जो एपिसेंटर है वो अगले 2-3 महीने में देखने को मिलेगा, क्योंकि हम विंटर की तरफ जा रहे हैं और विंटर में ही एनर्जी क्राइसिस जो है जोर पकड़ती है, क्योंकि तभी ठंड पड़ती है वहां के देशों में और एनर्जी नीड्स भी मैक्सिमम होते हैं, और रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी मतलब चल ही रहा है। तो हालांकि गवर्नमेंट्स ने कहा है कि दे हैव मेड इनफ एनर्जी रिक्वायरमेंट और दे हैव स्टोर्ड इनफ एनर्जी, पर वो अगले 2-3 महीने में सामने देखने को आएगा। और चीन में जहाँ की न्यू मैनेजमेंट अभी टेक ओवर करी है, न्यू मैनेजमेंट मतलब वो नए मैनेजमेंट पर नए सिरे से टेक ओवर करी है, वो यहाँ से फरवरी तक आपको ये बता पाएगी कि आगे वो क्या करने वाले हैं। क्या कोविड पॉलिसी में थोड़ा सा ठंडा होने वाला है, ग्रोथ की तरफ ध्यान होगा, कि नेशनल सिक्योरिटी की तरफ होगा। तो यूरोप और एशिया में पर्टिकुलरली अगले 2 से 3 महीने में हम लोगों को कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स मिलेंगे जो शायद उथल पुथल कर सके। तो ये ग्लोबल हेडविंड्स हैं, पर मेरे हिसाब से ये अगले 2-3 महीने में ये पीक हो जाएगा, उसके बाद धीमे धीमे कम हो। ये बिल्कुल आपने सही कहा, ज़्यादातर चीज़ें डिस्काउंटेड हैं, बहुत सारी चीज़ें लोगों को मालूम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उसमें होता रहता है, लेकिन वापस आते हैं डोमेस्टिक मार्केट पे और डोमेस्टिक इकोनॉमी पे। तो आप जैसे कहते हैं ना, हम लोग कंप्यूटर में रिबूट कर दिया, रीसेट हुई है पूरी इकोनॉमी कोविड के दौरान, तो नए सिरे से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो रिजल्ट सीजन चल रहा है काफ़ी हद तक कवर हो चुका है, उसमें एक ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनीज़ के मार्जिन हिट हुए हैं और प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन रेवेन्यूज़ कम हाउ उन्होंने बना मैनेज कर लिए हैं, लगभग उतना ही है। मार्केट शेयर किसी कंपनी ने बहुत लूज़ नहीं किया है। तो ये जो एक ट्रेंड बन के निकल रहा है, इसको आप कैसे रीड करते हैं कि क्या ये ऐसा हो रहा है कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं या प्रीमियम सेगमेंट की कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पा रही रादर की मास सेगमेंट की? तो इसमें 2 चीजें कहना चाहूंगा। पहली बात तो अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर जो हम कहते हैं, जो अगर आप टैक्स कलेक्शन देखें, जो कि पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर का लेखा जोखा एक बार में आपके सामने लाता है, वो स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब ये है कि इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड और नेट बैलेंस सब मिला के स्ट्रॉन्ग। उसके अंदर थोड़ा एक लेवल और चले जाएं और उसको डिवाइड करें अर्बन, रूरल, डोमेस्टिक डिमांड की बात कर रहा हूँ, तो उसमें अर्बन डिमांड जो है वो काफी स्ट्रांग है, रूरल डिमांड अभी भी वीक है। और वो वीक इसलिए है क्योंकि जो इन्फ्लेशन पिछले 6-9 महीने में देखने को मिला है, ड्रिवन बाय कमोडिटी प्राइसेस, और जो इवन एग्री बेस्ड कमोडिटीज का जो इन्फ्लेशन है वो रूरल डिमांड को ज्यादा हिट किया है, उनके कैश फ्लो को ज्यादा हिट किया है। और जो अभी नतीजे आ रहे हैं, हाल ही में जो नतीजे आए हैं उसमें भी यही देखने को मिला है। और ये धीरे धीरे ठीक होगा। ये रबी क्रॉप की जो फसल का जो होगा वो मार्च के टाइम फ्रेम में, तब तक ये शायद थोड़ा सा वीक ही रहे, उसके बाद जाके इंप्रूवमेंट होने की संभावना है। लेकिन अर्बन डिमांड है, अगर आप कुछ ऐसे कंपनीज ले लें जिनका की दारोमदार अर्बन डिमांड के ऊपर हो या लग्जरी डिमांड के ऊपर हो, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी साइड में, वहां पे अगर आप फेस्टिवल डिमांड देख लें या फिर इन जनरल लोगों को खरीदने की ताकत देख लें, वो काफी बेहतर रही है। वो इस पॉइंट से रिलेट करती है कि कंज्यूमर से, जो मैंने कह रहा था कि सैलरी इंक्रीज काफी दिनों बाद डबल डिजिट्स में हुई है और 2 साल बाद लोग बाहर निकले हैं। तो जैसे कुछ QSR एरियाज में स्पेंड काफी हुआ है, ऑनलाइन फेस्टिवल स्पेंड काफी हुआ है, बट ऑल रिलेटेड टू अर्बन डिमांड। तो मेरे हिसाब से तो हमारे पोर्टफोलियोज में भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अर्बन डिमांड से रिलेट ज्यादा रखते हैं rather than रूरल डिमांड से। तो इससे हमको पोर्टफोलियो लेवल पे भी फायदा हुआ है और ये शायद अगले 3 से 6 महीने बरकरार रहे। तो सर, क्या हम लोग इसको ऐसे समझें, जैसे आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि अर्बन डिमांड अभी बहुत बढ़िया है और रूरल थोड़ी सी टेपिड है, तो आगे जाते हुए चूंकि इकोनॉमिक जो नंबर्स हम लोग देख रहे हैं, आपने कहा हाई फ्रिक्वेंसी नंबर, आप कोई भी देखिए, आप GST का नंबर देखें, गाड़ियों के सेल्स का नंबर देखें, या
रूरल एग्री के नंबर्स देखें, अभी देखें एमएसपी बढ़ गया तो उसकी वजह से थोड़ी फ़ायदा होगा उनको। तो क्या ऐसा आपको लग रहा है कि साल 6 महीने के अंदर वो एक कन्वर्जेंस की स्थिति बनेगी, जब ये हाई डिमांड और वो लो डिमांड भी धीरे धीरे पिक करके आएगी, दोनों एक जगह मैच करेंगे, फिर वो टेंडम में चलेंगी? ये 6 महीने के बाद जो आप कह रहे हैं उस तरह से उस डायरेक्शन में हम शायद जा पाए। रूरल डिमांड जो है ये ऑब्वियसली कैश और जो क्रॉप का जो कैश फ्लो आता है उस पर डिपेंडेंट काफी हद तक होता है। तो जब रबी क्रॉप का कैश फ्लो आना शुरू होगा उसके बाद से ये चेंज हम लोग को देखने को मिलेगा। पर्टिकुलरली दैट विल आल्सो बी कंटिंजेंट अपॉन कि अगले साल रेनफॉल वगैरह कैसी होती है। बट नेट आपकी बात डायरेक्शनली सही होगी नेक्स्ट फिस्कल ईयर की तरफ, FY24 की तरफ। अगले 3 से महीने जैसा हम देख रहे हैं शायद ऐसा ही चले। ओके, तो इस परिस्थिति में, इस माहौल में हमने प्रेम्बल सेट किया जिससे कि हम अब फंड की बात कर सकें। तो ऐसे में मिड कैप फंड, ऐसा जनरली लोग कहते हैं कि देखो बहुत मोटा पैसा अगर बनाना, अच्छा CAGR हासिल करना तो आपको मिड कैप में ध्यान देना चाहिए, लेकिन इंडिविजुअली आप ध्यान देंगे तो आपकी गलती के चांसेस बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि आप उतनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उनका यूनिवर्स बहुत बड़ा, चूज़ करना मुश्किल है। तो फिर हमें त्रिदीप सर जैसे फंड मैनेजर्स के पास जाना चाहिए, जो हमारे लिए मेहनत करेंगे। तो क्या ये मेरी सोच सही है कि अगर आपको बड़ा पैसा, बड़ा अच्छा रिटर्न कमाना है तो मिड कैप फंड एक बेहतर आइडिया है? एज ऑलवेज आपने शुरुआत बहुत अच्छे क्वेश्चन से की है, तो इसका मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट पहले सेट करता हूँ, फिर मिड कैप फंड के स्पेसिफिक्स में आते हैं। सो मेरे ख्याल में ये आपके निवेशकों के लिए काफी बेहतर होगा। तो अगर आप निवेशकों को अगर आप 2 बकेट्स में डालें, उसमें से एक होते हैं थोड़े से रिस्क अवर्स, जिनको मार्केट थोड़ा सा 2-3% गिर जाए तो नर्वसनेस होती है, पैसे निकालने की बात होती है, तो उनको थोड़ा रिस्क अवर्स फंड्स की तरफ ध्यान करना चाहिए, जैसे कि फ्लेक्सी कैप फंड हुआ या फिर लार्ज एंड मिड कैप फंड हुआ, इस तरीके के फंड्स में जो थोड़े से रिस्क को ध्यान में रख के ज्यादा चलते हैं। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे आपने फरमाया, कि जिनका आउटलुक थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है, 5 से 10 साल का होता है, और जिनको अल्फा क्रिएशन में ज्यादा ध्यान होता है, वेल्थ क्रिएशन में ज्यादा ध्यान होता है, पर्टिकुलरली मे बी यंगर कस्टमर्स या नॉट नेसेसरली यंगर कस्टमर, बट जिनका भी आउटलुक थोड़ा ज्यादा, उनके एसेट एलोकेशन में मिड कैप फंड जो है एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होना चाहिए उनके पोर्टफोलियो में। वो इसलिए क्योंकि मिड कैप फंड जो है कुछ हद तक एक स्वीट स्पॉट है। स्वीट स्पॉट इस तरीके से कि जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं वो इवॉल्व होकर मिड कैप फंड्स में आती हैं और आगे चल के लार्ज कैप बन जाती हैं। ये होता है टिपिकल कंपनीज का लाइफ साइकिल। इसमें मिड कैप फंड में जो अल्फा क्रिएशन का कंपोनेंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। स्मॉल कैप कंपनी से जब वो मिड कैप कंपनी बना तो उसने अपनी क्रेडेंशियल्स एस्टैब्लिश करी, और इन मेनी वेज जो अर्निंग्स ग्रोथ का हायर ट्रेजेक्टरी है वो जब तक वो मिड कैप रहता है उसमें कैप्चर होता है। तो थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म आउटलुक लेके चलें तो इस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। ये मेरा पहला प्रिटेक्स्ट होगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाई पीपल शुड लुक एट मिड कैप फंड्स फ्रॉम अ मीडियम टर्म स्टैंडर्ड। ओके, तो सर आपने अपने मिड कैप फंड में आपके फंड की बात करते ज़्यादातर, इसमें अब फिनेंशियल्स हैं, कैपिटल गुड्स है, केमिकल्स है, ये मैं उसी क्रोनोलॉजी में बता रहा हूँ जिसमें आपने वेटेज दे रखा उनको। फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत लोग बुलिश हैं, और शायद उसका कारण ये है कि 28 महीने के लोस पे NPS चल रहे हैं सारी फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकों खास तौर पे। तो ये एक क्या डबल ट्रिपल बैलेंस शीट क्लीन, कंपनी की भी क्लीन, बैंक की भी क्लीन, और सरकार की भी बैलेंस शीट खराब नहीं, ठीक ठाक है सब कुछ। तो मुझे इन दोनों का रैशनल बताइए, बैंकिंग और कैपिटल गुड्स पे इतना ज़्यादा आपका बेट क्यों है? सर्वप्रथम तो ये कि जैसे मैंने कहा अगले 3 से 5 साल में इंडिया में कैपेक्स साइकिल देखने को मिल सकता है, और कैपेक्स साइकिल देखने को मिलेगा तो इंडस्ट्रियल्स और कैपिटल गुड्स तो बेहतर करेंगे। तो आई हैव जस्ट पुट वेयर माय मनी वेयर माय व्हाट आई एम सेइंग, और ये मुझे लगता है कि काफी सालों बाद आया है, तो ये हमारा मीनिंगफुल ओवरवेट है। दूसरा ये कि अगर कैपेक्स साइकिल होगा तो उसको फंड करने के लिए आपको फाइनेंशियल लेंडिंग की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए लेंडिंग फाइनेंशियल्स में पर्टिकुलरली हमारा ओवरवेट काफी ज्यादा है और ज्यादा रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी सालों बाद बैलेंस शीट जैसे आपने कहा दो कंपनीज की क्लीन हुई है और लेंडिंग धीरे धीरे पिकअप हुई है। अगर आप पिछले 1 साल में देखें क्रेडिट ग्रोथ इकोनॉमी में 6-7% ही थी,
वहां से चढ़ के अभी 16-17% हो गई है। इतने ऊपर शायद ना रहे, पर 13 से 15 के बीच में सस्टेन करेगी मेरे हिसाब से अगले 3 से 5 साल में, जिसलिए कि मुझे लगता है कि लेंडिंग फाइनेंशियल में तेजी हो सकती है और हम लोग यहाँ पे ओवरवेट है। तो ये मेन कारण है हमारे ये दो सेक्टर्स में सिक्लिकली ओरिएंटेड, डोमेस्टिक डिमांड ओरिएंटेड ओवरवेट होने। तदीप सर, क्या ब्याज दर बढ़ने से कोई डर नहीं है? ब्याज दर बढ़ने से इंक्रीमेंटली थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर आपको इसका ऐसे में जवाब दूं कि इंडिया में ऐसा समय भी आया है जब 12% ब्याज दर है और डिमांड बहुत तेजी में था, और ऐसा भी समय गया है जब 4% ब्याज दर था लेकिन लेने वाला कोई नहीं। सो अल्टीमेटली खेल डिमांड का है। मेरे हिसाब से अभी डिमांड काफी स्ट्रांग है और जहां तक मुझे समझ आता है अगले 3 से 5 साल में डिमांड स्ट्रांग रहेगा। इंक्रीमेंटली रेट इंक्रीज से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, बट अभी रेट इंक्रीज उतना नहीं हुआ है जिससे कि डिमांड डाई डाउन होना शुरू हो जाए। तो मेरे ख्याल में अभी हमारे पास मीनिंगफुल टेलविंड है और ये अगले से 1-2 साल तो डेफिनेटली रहेगा। सर, आपने ना बिजनेस सूत्र बता दिया कि डिमांड है तो फिर ब्याज दरों का, एनवायरनमेंट का पता नहीं बहुत फर्क नहीं पड़ता। डिमांड क्रिएट करिए, फिर करेंसी का बहुत फर्क नहीं पड़ता। आपका एक्सपोर्ट ज़बरदस्त बढ़ेगा अगर आपने डिमांड क्रिएट किया और इनोवेशन पे ध्यान दिया, फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरीके की एनवायरनमेंट में काम करें। सर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक से लौट के आगे तदीप सर से पूछेंगे कि न्यू आइडियाज़ क्या है। बहुत तरीके की कंपनियों, मिड कैप के लिए ये बड़ा आसान होता है नए आइडियाज़ ढूंढना, तो उस पर बातचीत करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत कर रहे हैं इडलवाइस एएमसी के मिड कैप फंड के बारे में, और हमारे साथ हैं तदीप भट्टाचार्य सर। तदीप सर, हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की, इन्वायरमेंट समझा, आपकी टॉप होल्डिंग्स के बारे में समझा, लेकिन आपने आईटी पे इतना कम फोकस किया। अच्छा नहीं लग रहा है ये बहुत ज़्यादा गिरा हुआ इसलिए? ये एक्चुअली थोड़ा सा हिस्टोरिक ओरिएंटेड व्यू है। पिछले करीबन 1 साल से हम आईटी में अंडरवेट रहे हैं और हम लोग एट द एंड ऑफ द डे बॉटम अप फंड मैनेजर है और मिड कैप में बॉटम अप स्ट्रेटेजी ही काम करती है। सो पिछले साल सितंबर अक्टूबर में जब हमने ये मिड कैप आईटी के वैल्यूएशंस देखे तो वो कंज्यूमर स्टॉक्स के मल्टीपल जैसे ट्रेड कर रहे थे, तो वहां से हमारा अंडरवेट का कार्यक्रम शुरू हुआ और अभी भी हम अंडरवेट ही मेंटेन किए हुए हैं, क्योंकि जो मैंने डिमांड सेक्टर पेन किया वो हमने डोमेस्टिक डिमांड के बारे में कहा, पर इसमें से इंडिया इंक में कुछ ग्लोबल लिस्टेड और ग्लोबली ओरिएंटेड बिजनेसेस भी है जहां पर कि यूएस, यूरोप, ये सब का जो स्लो डाउन का इम्पैक्ट है वो डिमांड में देखने को मिलेगा। और कुछ हद तक तो ये अभी बात शुरू हुई है, पर कंपनीज ने अभी बोलना शुरू नहीं किया है, तो इसलिए वो ग्लोबल एनवायरनमेंट के चलते वैल्यूएशंस थोड़े गिरे हैं। अगले 3 से 6 महीने में शायद थोड़ा और इनको हेडविंड रहे, जबकि ये कंपनीज अपने डिमांड के बारे में बोलना शुरू करें, उनको डिमांड हेडविंड देखने का शुरू करें। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारा अंडरवेट पोजीशन है आईटी में। इट हैज वर्क वेल फॉर अस और आगे जैसे जैसे वैल्यूएशन सस्ते और होते जाएंगे और थोड़ा डिमांड आउटलुक इंप्रूव होने की संदेशा होगा, तब शायद हमारा आउटलुक पॉजिटिव भी हो जाए। बिल्कुल सर, मिड कैप में जो कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, अपॉर्चुनिटीज़ तरह तरह की आती हैं और नई नई कंपनीज भी मार्केट में आती रहती हैं, तो वो नई थीम, नया आइडिया, आउट ऑफ द बॉक्स क्या है जो आप लोग देख रहे हैं या जो भारत की स्टोरी में चार चांद लगाएगा आगे? मेरे हिसाब से बहुत सही सवाल, पहली बात तो, और जब भी जैसे इंडिया का जो ये समय चल रहा है, ये शायद अगर हम लोग कुछ गड़बड़ आपस में ना करें तो 3 से 5 साल में ग्लोबल लीडरशिप की तरफ जाने का अच्छा चांस है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 थीम जो काफी इंडिजिनस है और इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग टर्म है, उसमें सबसे पहले मैं कहूँगा जो इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस की बात आ रही है, ये एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी हो सकता है देश के लिए, और फ्रॉम ए लिस्टेड स्टॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू मीडियम टर्म मल्टी बैगर्स अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये पहला थीम मैं बोलना चाहूंगा। इसमें हमारे पोर्टफोलियोज में भी कुछ नाम ऐसे हैं और आगे भी आइडिया जनरेशन के लिए ये फर्टाइल एरिया। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, जो ये चाइना प्लस वन है, ये पिछले 3 से 4 साल में चाइना प्लस वन रहा, क्योंकि लोग पर्टिकुलरली कोविड समय में चाइना का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे। ये मेरे ख्याल से अभी ग्लोबल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए यूरोप प्लस वन की तरफ जा रहा है, तो कुछ यूरोप से बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी इंडिया की तरफ शिफ्ट हो सकती है अगले 3 से 5 साल के अंदर में। ये एक और प्रॉफिटेबल थीम हो सकती है फ्रॉम अ बॉटम अप स्टॉक पिकिंग स्टैंड पॉइंट। और तीसरा जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि द प्लेज ऑन
गवर्नमेंट स्पेंडिंग जैसे PLI हो गया या फिर गवर्नमेंट कैपेक्स स्पेंडिंग, ये अगले 2 से 3 साल में पर्टिकुलरली, जैसे कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं, उसमें ग्रोथ एरिया हो सकता है। और कुछ स्टॉक्स की जो इसमें इसके ऊपर खेल जाएं, उसमें शायद बेहतर नतीजे आने की संभावना है। तो ये 3 थीम बॉटम अप है, नए हैं, और अगले 3 से 5 साल में शायद इन्वेस्टर का फायदा कराए। हमारे फंड में काफी सारे होल्डिंग्स ऐसे हैं जो कि अगर ये प्ले आउट करें तो बेनिफिट करेंगे। सर, ये जो आपने 3 थीम बताया ना, इसमें एक जो डिफेंस वाली थीम है, इसमें ज़्यादातर सरकारी कंपनी है, तो PSU का थोड़ा सा वो एक रहता है ना कि पता नहीं क्या होता, कब पॉलिसी चेंज हो जाए, वो डर है क्या? सही मायने में पूछेंगे तो वो डर है, बट वो डर अगले 2-3 साल के लिए तो कम है, क्योंकि गवर्नमेंट सेम है। और ये जो मेरे ख्याल में इंडिया ने रुख अपनाया है कि डोमेस्टिक कंपोनेंट को हम ये बढ़ाएंगे, ये मुझे लगता है कि ये स्ट्रक्चरल ट्रेंड है। ये चाहे अगर सरकार बदले भी तो भी मेरे ख्याल में इस डायरेक्शन में हमारा एफर्ट चेंज नहीं होगा। और अगर होता है तो इसको 3 सिग्मा इवेंट कहेंगे ओवरऑल। सो मैं इसको ज्यादा से अभी के तौर पे तो उसको स्ट्रक्चरल ट्रेंड के हिसाब से देख रहा हूँ। और सरकारी कंपनी है, बराबर है आपकी बात, लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलरली मिड कैप डोमेन में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी हैं जो कि इस एरिया से ताल्लुक रखते हैं, और उनके भी अगर आप ग्रोथ रेट देखें तो और अर्निंग्स अपग्रेड देखें तो बड़ा धुआंधार रहा है और शायद आगे भी रहे। बिल्कुल सर। प्रदीप सर, आपसे बात करके ना हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है, और आप होमवर्क भी देते हैं हम लोगों को। अब ये 3 नए सेक्टर आपने बताया, लोग इसको पढ़ेंगे, और मैं भी और डीपली जाके पढ़ूंगा डिफेंस के बारे में, इन सब चीज़ों में। और जो जैसे एक बात आपने कही मुझे बहुत अच्छी लगी कि ग्रोथ और डिमांड पे फोकस करिए, फिर करेंसी और ब्याज दर और फलाना ढिमकाना ये सब पीछे छूट जाती हैं। अगर डिमांड जनरेट हो रही है तो फिर सारी चीज़ें बढ़िया है। तो एडलवाइस मिड कैप फंड के बारे में हमने चर्चा की, मार्केट का एनवायरनमेंट समझा, और इस पर क्यों आपको निवेश करना चाहिए इस फंड में, इसको हमने विस्तार से चर्चा की। आप भी पढ़िए और सलाह लीजिए लोगों से, उसको समझिए कि बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको कहाँ क्रिएट होती हुई दिख रही है। तो मिड कैप बेसिस आज हमने चर्चा की। प्रदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एज ऑलवेज आपसे बात करके बहुत ही मज़ा आता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नमस्कार।